Hello students, welcome to lecture 1 of CSIR NET Life Sciences series. Here we are going to deal with DNA cloning and some important enzymes which are required during DNA cloning. तो सबसे पहले हम समझेंगे what is DNA cloning. So let's start. So DNA cloning mainly set of techniques होती हैं जिनसे हम recombinant DNA molecule जो कि हम जिसमें हमारा desired molecule है DNA का उसे हम amplify कराते हैं ताकि उसका कॉपी नंबर इंक्रीज हो जाए, यानी नंबर ऑफ कॉपीज इंक्रीज हो जाए किसके अंदर, विद इन दी होस्ट ऑर्गेनिज्म. अब होस्ट ऑर्गेनिज्म जो है वो बैक्टीरिया भी हो सकता है या इन मोस्ट केसेस इट कैन आल्सो बी यीस्ट. अगर हम डीएनए क्लोनिंग की बात करें तो इसके अंदर मेन जो प्रोसेस होती है वो होती है डीएनए रेप्लिकेशन. तो डीएनए रेप्लिकेशन से ही यहाँ लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल डीएनए मॉलिक्यूल्स बनते हैं. तो यहाँ पे मेनली जो चीज़ हो रही है उसे हम बोलते हैं सिलेक्टिव एम्प्लीफिकेशन, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अपना डिजायरेबल जो भी डीएनए सीक्वेंस है उसी की एम्प्लीफिकेशन करा रहे हैं. तो अगर हम डीएनए क्लोनिंग के टाइप्स की बात करें तो देयर आर टू टाइप्स. एक होता है सेल बेस्ड क्लोनिंग और दूसरा होता है सेल फ्री क्लोनिंग. अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो सबसे पहले आता है सेल बेस्ड क्लोनिंग. सेल बेस्ड क्लोनिंग जो होती है इसके अंदर ये 4 स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल प्रोडक्शन. तो सबसे पहले हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना पड़ेगा. रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम हाइब्रिड डीएनए भी बोलते हैं. हाइब्रिड किस लिए? क्योंकि इसमें एक लार्ज एम्प्लीफिकेशन या लार्ज कॉपी नंबर वाला एक डीएनए मॉलिक्यूल है जो ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग है, खुद से रेप्लिकेट कर सकता है. उसके साथ हमने एक जो भी जीन ऑफ इंटरेस्ट है, डीएनए ऑफ इंटरेस्ट है, उसे इंसर्ट कर रखा है या लाइगेट किया हुआ है इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी टर्म्स. तो इससे जो चीज बनेगी उसे बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए. जब हमारा ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए या हाइब्रिड डीएनए बन गया तो उसके बाद हम उसे ट्रांसफॉर्मेशन उसकी कर देंगे. ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि हम उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को होस्ट सेल के अंदर, जो कि बैक्टीरिया या यीस्ट होता है, उसके अंदर डाल देते हैं. अब ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद क्या होता है कि जो भी हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसकी हम सिलेक्टिव एम्प्लीफिकेशन करते हैं. अब सिलेक्टिव एम्प्लीफिकेशन के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं? तो अगर हमने उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बैक्टीरिया के अंदर डाला है तो हम उस बैक्टीरिया का कल्चर बनाएंगे, कल्चर प्लेट्स बनाएंगे. उन प्लेट्स में जो भी कॉलोनीज आएंगी उन कॉलोनीज को हम सेपरेट करते हैं और उन्हें आइसोलेट करके हम लिक्विड कल्चर में एम्प्लीफाई करते हैं, ताकि हमें पता है कि ये वाला जो कॉलोनी आई है, ये कॉलोनी जो है इसके अंदर हमारा डिजायरेबल रिकॉम्बिनेंट डीएनए है. तो उसी कॉलोनी को हम लिक्विड कल्चर में ट्रांसफर करेंगे और उसका एम्प्लीफिकेशन करवाएंगे. तो जब उसकी एम्प्लीफिकेशन हो जाएगी उसके बाद हम आइसोलेशन का स्टेप आता है, उसे आइसोलेट करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं और फर्दर स्टडी के लिए यूज करते हैं. नेक्स्ट टाइप की क्लोनिंग जो होती है उसे बोलते हैं सेल फ्री क्लोनिंग. अब सेल फ्री क्लोनिंग नाम से पता चल रहा है इसमें किसी बैक्टीरियल सेल या होस्ट ऑर्गेनिज्म के सेल की रिक्वायरमेंट नहीं होती. इसके अंदर जो भी हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल है उसको हम सेल फ्री सिस्टम में उसकी क्लोनिंग करते हैं, उसकी कॉपीज बनाते हैं. तो सबसे कॉमन मेथड जो यहाँ यूज होता है उसे बोलते हैं पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. अब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो होता है इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं. इस रिएक्शन के बारे में सबसे पहले कैरी म्यूलिस साइंटिस्ट ने बताया था. ये जो रिएक्शन होता है ये एंजाइम मीडिएटेड होता है. एंजाइम मीडिएटेड किस सेंस में? क्योंकि इसके लिए हमें एक एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है विच इज डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि हमारा डिजायरेबल जो भी सेगमेंट है, जीन है, वो डीएनए है. तो हमें क्या करना होगा, उसकी एम्प्लीफिकेशन क्लोनिंग करवाने के लिए हमें एक एंजाइम की ज़रूरत होगी जो कि है डीएनए पॉलीमरेज. अब क्या होता है कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के वेरियस स्टेप्स होते हैं. अब उन स्टेप्स में क्या होता है, हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं जिससे कि डीएनए के स्ट्रैंड्स अलग हो जाएं, उनसे प्राइमर जो कि शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस हैं वो जाके बाइंड करें ताकि डीएनए पॉलीमरेज हमारे डिजायरेबल डीएनए को एम्प्लीफाई कर सके. तो जो भी हम एंजाइम मोस्टली पीसीआर में यूज करते हैं वो एक सोर्स से होता है, बैक्टीरियल सोर्स से, जो कि एक थर्मोफिलिक बैक्टीरिया है जिसे थर्मस एक्वेटिकस बोलते हैं.
थर्मस एक्वेटिकस जो है ऐसा बैक्टीरिया है जिससे जो एंजाइम हमें मिलता है डीएनए पॉलीमरेज, उसे बोला जाता है टैक पॉलीमरेज, जिसमें टी जो है वो थर्मस के लिए है और AQ एक्वेटिकस के लिए है। तो मोस्टली टैक पॉलीमरेज का पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में यूज होता है। इसके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। तो पीसीआर का नेक्स्ट जो कैरेक्टर होता है वो होता है इन विट्रो, क्योंकि यहाँ हम सेल फ्री सिस्टम यूज कर रहे हैं, यानी लैब कंडीशंस में हम अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए की क्लोनिंग करवा रहे हैं। तो ये एक इन विट्रो प्रोसेस है, ये काफी रैपिड होती है। मतलब अगर आपका डीएनए सीक्वेंस छोटा है तो एम्प्लीफिकेशन काफी जल्दी हो जाएगी, लगभग 1 आवर 2 आवर्स में एम्प्लीफिकेशन हो जाती है। एंड इट इज इनएक्सपेंसिव, इसके लिए ज्यादा कॉस्ट भी नहीं लगती। एक मशीन होती है जिसे थर्मोसाइक्लर बोलते हैं, वो मशीन की रिक्वायरमेंट होती है और उसमें आप काफी टाइम तक पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस कैरी आउट कर सकते हो। और बहुत सिंपल प्रोसेस होती है, ज्यादा कुछ इसमें ज्यादा प्रोटोकॉल्स फॉलो करने की जरूरत नहीं होती। तो ये हमने 2 डीएनए क्लोनिंग के टाइप्स पढ़े। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो अभी मैंने पीछे बताया आपको कि डीएनए पॉलीमरेजेस की रिक्वायरमेंट होगी, जो डीएनए टू डीएनए सिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा आरएनएज और डीएनएज की रिक्वायरमेंट होती है, जो यहाँ राइबो न्यूक्लिएजेस या डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिएजेस के नाम से जाने जाते हैं। इसके अलावा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। इनमें से हम डीएनए पॉलीमरेजेस और आरएनएज और डीएनएज के बारे में यहाँ पढ़ेंगे, बट नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर्स आएंगे उसमें हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस के बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डीएनए पॉलीमरेजेस से। डीएनए पॉलीमरेजेस क्या होते हैं? तो डीएनए पॉलीमरेजेस जो होते हैं डीएनए एम्प्लीफिकेशन में हेल्प करते हैं, डीएनए की कॉपीज बनाने में हेल्प करते हैं। एक एंजाइम जो रिक्वायर्ड होता है उसे बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज 1। डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है इसे कॉर्नबर्ग एंजाइम भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि आर्थर कॉर्नबर्ग नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसे फर्स्ट आइसोलेट किया था। इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो मैंने यहाँ लिखी हुई हैं, जैसे इसकी 3' to 5' एंड 5' to 3' एक्सोन्यूक्लिएज एक्टिविटी होती है। एक्सोन्यूक्लिएज क्या होता है? एक्सोन्यूक्लिएज एक टाइप का न्यूक्लिएज है जो न्यूक्लिक एसिड्स को कट करता है। और कहाँ से कट करता है? टूवर्ड्स द एंड्स। एक्सो है मतलब बाहर की साइड। तो जो भी हमारा डीएनए या आरएनए का सीक्वेंस होगा, क्योंकि यहाँ हम डीएनए की ही बात कर रहे हैं तो डीएनए एग्जाम्पल लेते हैं। तो एक्सोन्यूक्लिएज जो है वो डीएनए को कॉर्नर से 5' और 3' एंड से कट कर सकता है। तो ये एंजाइम जो है यहाँ 3' to 5' एक्सोन्यूक्लिएज एक्टिविटी शो करता है और 5' to 3' एक्सोन्यूक्लिएज एक्टिविटी भी शो करता है। अब ये एक्टिविटीज होती क्या है, इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि पॉलीमरेज एक्टिविटी क्या शो करता है वो। तो क्योंकि डीएनए की सिंथेसिस हमेशा 5' to 3' साइड पे ही होती है, इसीलिए तो जब भी डीएनए की सिंथेसिस हो रही होगी तो उस टाइम क्या होगा कि जो 5' to 3' एक्सोन्यूक्लिएज वाली एक्टिविटी ये एंजाइम शो करता है, इस एक्टिविटी की वजह से जो भी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है जिसकी एम्प्लीफिकेशन हो रही है, उसके आगे एम्प्लीफिकेशन के दौरान अगर डीएनए पॉलीमरेज के आगे कुछ भी डबल स्ट्रैंडेड रीजन्स आ जाते हैं जो शायद किसी प्रोसेस के थ्रू बन गए होंगे, तो उन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सीक्वेंसेस को ये एंजाइम कट करने की कैपेबिलिटी रखता है। किस वजह से? क्योंकि इसके पास 5' to 3' एक्सोन्यूक्लिएज एक्टिविटी है। एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है, 3' to 5' एक्टिविटी, वो किस लिए रिक्वायर्ड होती है? अब ये एक्टिविटी जो है ये प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी मानी जाती है। प्रूफ रीडिंग कैसे? कि अगर डीएनए पॉलीमरेज को लगता है कि उसने पीछे की साइड यानी टूवर्ड्स दी 3' एंड डीएनए के, जो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए है उसके 3' एंड पे कुछ भी मिस न्यूक्लियोटाइड ऐड कर दिया, जो न्यूक्लियोटाइड होना नहीं चाहिए था वहां, वो गलती से ऐड कर दिया है, तो डीएनए पॉलीमरेज उसे हटाने की भी कैपेबिलिटी रखता है। यानी प्रूफ रीड कर सकता है कि उसने पहले जो ऐड किया है वो सही किया है या नहीं किया है। तो ये था डीएनए पॉलीमरेज 1 के बारे में। ये एक्टिविटीज काफी इंपॉर्टेंट है नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इन्हें याद रखना है। यहाँ जो भी आपको मिलेगा इन वीडियो लेक्चर्स में वो बिल्कुल एक्यूरेट और बिल्कुल कंसाइज वे में मिलेगा, आपको ज्यादा इधर उधर से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी।
सो नेक्स्ट एंजाइम इज टैक पॉलीमरेज। टैक पॉलीमरेज जैसे पीछे हमने पढ़ा थर्मस एक्वेटिकस नाम का बैक्टीरिया है जो थर्मोस्टेबल बैक्टीरिया माना जाता है, यानी हाई हीट में भी इजीली सरवाइव कर सकता है। तो वो बैक्टीरिया जो है उससे टैक पॉलीमरेज निकाला जाता है। टैक पॉलीमरेज नॉर्मली जो फंक्शन करता है वो है 72 डिग्री सेल्सियस पे, इसीलिए पीसीआर में जो एम्प्लीफिकेशन का टेम्परेचर होता है वो हम 72 डिग्री सेल्सियस ही देते हैं। बट क्योंकि ये थर्मोस्टेबल है तो ये लगभग 95 डिग्री 98 डिग्री सेल्सियस में भी काम कर सकता है, ये डी नेचर नहीं होता, तो इसीलिए थर्मोस्टेबल है और मोस्टली पीसीआर में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्या है कि इसमें भी 5' to 3' पॉलीमरेज एक्टिविटी है एंड 5' to 3' ही एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है। तो ये भी पॉलीमराइजेशन इजीली कर सकता है, डीएनए को सिंथेसाइज कर सकता है इन दी 5' to 3' डायरेक्शन एंड इट ऑल्सो हैज 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी जो हेल्प करेगी जो भी हाइब्रिड डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए उसके पाथ में आ रहे हैं उन्हें इजीली डीनेचर करने में हेल्प करेगी। एक चीज यहाँ नोट करना इंपॉर्टेंट है कि टैक पॉलीमरेज के पास 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं होती, जो अभी हमने ऊपर पढ़ी कि वो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है। तो क्योंकि टैक पॉलीमरेज के पास प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं है तो ये इतना एक्यूरेटली डीएनए की रेप्लिकेशन नहीं कर पाता, ये एरर प्रोन होता है। तो बहुत सारे ये मिस न्यूक्लियोटाइड्स भी ऐड कर देता है डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान। नेक्स्ट है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जैसे नाम से पता चल रहा है ये ट्रांसक्रिप्शन का रिवर्स करता है, यानी ट्रांसक्रिप्शन नॉर्मली क्या होता है कि डीएनए टू आरएनए बनना, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है ऑपोजिट काम करता है और आरएनए से डीएनए बनाता है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ डीएनए फ्रॉम आरएनए एंड दिस एंजाइम वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय होवर्ड टैमन एंड डेविड बाल्टीमोर इंडिपेंडेंटली। दोनों ने इंडिपेंडेंटली इसे आइसोलेट किया था और इसी के लिए दोनों को ही नोबेल प्राइज मिला था। सो अब और एंजाइम्स पढ़ते हैं। अभी तो हमने डीएनए पॉलीमरेजेस डिस्कस करे, अब हम डिस्कस करेंगे कि आरएनएजेस और डीएनएजेस कौन कौन से यूज होते हैं यहाँ। तो ये कुछ एंजाइम्स हैं जिनके नाम काफी इंपॉर्टेंट हैं और किसको कट करते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आरएनएज क्या होता है। तो आरएनएज और डीएनएज एक टाइप के न्यूक्लिएजेस हैं। न्यूक्लिएजेस के सेंस में कि ये न्यूक्लिक एसिड्स को कट कर सकते हैं। अगर राइबोन्यूक्लिएज की बात करें तो वो आरएनए को कट करता है और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिएज की बात करें तो वो डीएनए को कट करता है। न्यूक्लिएजेस की और भी दो कैटेगरीज होती हैं, एक होती है एंडोन्यूक्लिएज और दूसरा होता है एक्सोन्यूक्लिएज। एंडोन्यूक्लिएज क्या होता है कि वो डीएनए को सेंटर से कट करेगा, या किसी भी न्यूक्लिक एसिड को डीएनए हो या आरएनए हो उसे सेंटर से कट करेगा, लगभग मिडल से। बट जो एक्सोन्यूक्लिएज होते हैं वो कॉर्नर्स पे कट करते हैं, जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा था। तो एक्सोन्यूक्लिएजेस 5' एंड या 3' एंड पे कट करेंगे डीएनए या आरएनए को। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मूंग बीन न्यूक्लिएज के बारे में। मूंग बीन न्यूक्लिएज जैसे नाम से पता चल रहा है मूंग बीन के अंदर सबसे पहले ये डिस्कवर हुआ था और ये एक टाइप का एंडोन्यूक्लिएज है। यहाँ ये जो चारों एग्जाम्पल दे रखे हैं सब एंडोन्यूक्लिएज हैं, डीएनए या आरएनए को मिडल से ही कट करते हैं। अब मूंग बीन न्यूक्लिएज जो है ये कैपेबल है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को कट करने के। तो सिर्फ अगर डीएनए और आरएनए का एक ही स्ट्रैंड होगा तभी ये एंजाइम एक्ट कर पाएगा, अगर इनका डबल स्ट्रैंडेड रीजन आता है तो उसे कट नहीं कर पाएगा। तो डबल स्ट्रैंड्स को ये बिल्कुल भी कट नहीं करता है, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट नोट करना। नेक्स्ट एंजाइम जो आता है वो है आरएनएज ए। अब आरएनएज ए क्या करता है, अभी बताया ये भी एक टाइप का एंडोन्यूक्लिएज है, आरएनए को मिडल से कट करेगा। इट इज कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ओनली। तो आरएनएज ए सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को ही डाइजेस्ट कर सकता है और डाइजेस्ट कहाँ करता है, एट दी 3' एंड ऑफ द आरएनए। तो 3' एंड वाली साइड पे मिडल में कट करेगा ये। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए या डबल स्ट्रैंडेड सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को ये बिल्कुल भी कट नहीं कर पाता है।
ये सब एंजाइम्स जो भी हम पढ़ रहे हैं किस लिए इम्पोर्टेंट है कि अगर कंटैमिनेशन हो जाती है हमारा, जब भी हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए की एम्प्लीफिकेशन कर रहे हैं, अगर कोई कंटैमिनेशन हो जाती है, कंटैमिनेशन से बचाने के लिए हम आरएनएज डाल देते हैं बीच में या डीएनएज डाल देते हैं, जिसकी वजह से आरएनए या डीएनए की कंटैमिनेशन ना हो, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है एंजाइम्स। नेक्स्ट आता है S1 न्यूक्लियेज। अब S1 न्यूक्लियेज क्या है? ये भी एक एंडोन्यूक्लियेज है। इसकी जो डिस्कवरी है वो एक फंगस से हुई थी जिसका नाम एस्परजिलस है, तो इसका फंगल ओरिजिन है। ये कैपेबल है आरएनए को डिग्रेड करने के। दिस आरएनए कैन बी सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड, और इसके अलावा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को भी ये इजीली कट कर सकता है। तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हो या सिंगल स्ट्रैंडेड या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो, दोनों को ये कट कर देता है। ये कैपेबल नहीं है टू डिग्रेड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, तो इट डज नॉट डिग्रेड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये आप नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एंजाइम इज आरएनएज एच। अब आरएनएज एच क्या करता है? ये भी एक टाइप का एंडोन्यूक्लियेज है जो कैपेबल है ऑफ डिग्रेडिंग आरएनए फ्रॉम आरएनए डीएनए हाइब्रिड्स। तो आरएनए डीएनए हाइब्रिड जो बनते हैं, उन हाइब्रिड्स में से आरएनए को ये रिमूव कर देता है, तो सिर्फ प्यूरिफाइड आपको डीएनए मिलेगा। तो आरएनएज एच इसलिए इम्पॉर्टेंट है। आरएनएज एच में ये चीज नोट करना जरूरी है कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को कट नहीं करता है, तो हमारा डीएनए प्यूरिफाई इजीली हो जाएगा क्योंकि ये आरएनए को रिमूव कर देगा। तो आगे के एंजाइम्स पढ़ते हैं अब, और कौन कौन से एंजाइम्स हैं। तो एडिशनल एंजाइम्स और जो चाहिए उनमें आता है एल्केलाइन फॉस्फेटेज। अब एक चीज नोट करना आप कि काइनेज और फॉस्फेटेज ये दो टाइप के एंजाइम्स होते हैं। काइनेज कौन सा होता है? जो फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करता है, और फॉस्फेटेज कौन सा होता है? जो फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करता है। तो एल्केलाइन फॉस्फेटेज जो एंजाइम है ये रिमूव करता है फॉस्फेट को फ्रॉम 5' एंड ऑफ द डीएनए और आरएनए। तो 5' एंड से फॉस्फेट को रिमूव कर देगा। ये चीज हमेशा याद रखोगे आप कि डीएनए के दो एंड्स होते हैं, 5' और 3'। 3' पे हमेशा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, OH ग्रुप, तो हम 3' बोलते हैं हमेशा। लेकिन 5' एंड जो होता है उसके अंदर फॉस्फेट होता है। तो एल्केलाइन फॉस्फेटेज जो होता है रिमूव करता है फॉस्फेट ग्रुप को फ्रॉम द 5' एंड ऑफ द डीएनए और आरएनए। नेक्स्ट एंजाइम है T4 पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज। अब यहाँ आया काइनेज। काइनेज का मतलब ये फॉस्फेट ग्रुप ऐड करेगा। अब इसकी डिस्कवरी हुई थी T4 फाज में, T4 बैक्टीरियोफाज में, इसीलिए इसका नाम ये रखा गया है। तो ये क्या करता है? ऐड करता है फॉस्फेट एट द 5' एंड ऑफ द डीएनए। तो 5' एंड पे ये फॉस्फेट को ऐड कर देगा। तो इसका यूज कहाँ किया जाता है? ये मेनली एंड लेबलिंग में हेल्प करता है। एंड लेबलिंग का मतलब क्या है? क्योंकि 5' एंड पे फॉस्फेट ऐड कर रहा है, तो अगर आप रेडियो एक्टिव फॉस्फेट का यूज करते हैं तो आप डीएनए के 5' एंड को लेबल कर सकते हो। तो ये एंड लेबलिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट एंजाइम जो सबको पता होगा वो है डीएनए लाइगेज। लाइगेशन में हेल्प करता है, यानी दो डीएनए मॉलिक्यूल्स को आपस में ज्वाइन करने में हेल्प करता है। अब ये जो डीएनए के स्ट्रैंड्स ज्वाइन होंगे, हमें पता है कि न्यूक्लियोटाइड्स कैसे ज्वाइन होते हैं? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स से। तो डीएनए लाइगेज जो है डीएनए मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन करता है बाय सिंथेसाइजिंग फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स। नेक्स्ट एंजाइम जो है, लास्ट एंजाइम, वो है टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफरेज। अब इसका क्या काम होता है? ये जो एंजाइम होता है ये एक टाइप का टेम्पलेट इंडिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है। मतलब कि ये डीएनए तो सिंथेसाइज करेगा बट इसे कोई प्राइमर या टेम्पलेट की जरूरत नहीं होगी, इंडिपेंडेंटली ये डीएनए को सिंथेसाइज कर सकता है। तो इसे यूज किया जाता है न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करने के लिए। न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करने के लिए, जैसे आपके पास एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, उस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के आप 3' एंड पे, यानी 3' हाइड्रोक्सिल एंड जो होता है उस पे आप न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर सकते हो। तो मोस्टली इसका जो यूज किया जाता है वो है होमोपॉलीमर टेलिंग में। होमोपॉलीमर क्या होता है कि मतलब एक पॉलीमर होगा, एक लॉन्ग चेन होगी जिसके अंदर सेम टाइप की चीजें होंगी।
तो होमोपॉलीमर टेलिंग यहाँ जो इस कॉन्टेक्स्ट में बोला जा रहा है वो मेनली है कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करने में यूज किया जाता है, टेल बनाने में यूज किया जाता है, बट ऑल दोज न्यूक्लियोटाइड्स आर मोस्टली ऑफ सिंगल टाइप, यानी बहुत सारे सी आप ऐड कर सकते हो टूवर्ड्स द 5' एंड ऑफ द डीएनए, या बहुत सारे जी ऐड कर सकते हो, उनके लिए मोस्टली इसका यूज किया जाता है। तो ये कुछ एंजाइम्स थे जो डीएनए क्लोनिंग में काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। Now, I would like to end this lecture with a quote by Charles Kettering, which says that you can't have a better tomorrow if you are still thinking about yesterday. तो होप ये वीडियोस आपको काफ़ी पसंद आई हो। अगर पसंद आई हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं और ऐसी वीडियोस बना सकूं जो आपकी हेल्प करें इस लॉकडाउन के पीरियड में नेट को ईजिली क्रैक करने में। थैंक यू।